Guys, good morning everyone. Today we will discuss about heart failure. It is most important topic in cardiovascular disease. We start with a case scenario. A 70-year-old man is came to you. 70-year-old man. History taken by you. He is a smoker and a hypertensive. He is suffering from CAD. That's why लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर भी हो गया. क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हो गया. क्लिनिकल फीचर डिस्पनिया. You examine that patient. You heard S3 gallop rhythm and palpitation will be hard. Clear? What will you suspect? Which case is this? जब आपके सामने ये सारा सिनेरियो दिया गया, स्मोकिंग हो, हाइपरटेंसिव है, CAD का मरीज हो, और वो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर फाइनली हो गया है, क्लिनिकल फीचर में डिस्पनिया दिख रहा है आपको, S3 आपको दिख गया और क्रिपिटेशन भी दिख गया, तो आंख बंद करके आप बोलो कि हार्ट क्या हो गया? फेल हो गया. तो आज हम हार्ट फेलियर के बारे में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ये नीट PG हो या FMG हो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है. इस वीडियो में हम डिफिनेशन, हार्ट फेलियर की डिफिनेशन देखेंगे, इटियोलॉजी पे डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, एक क्लासिफिकेशन हार्ट फेलियर में हम पढ़ते हैं जिसको हम निहा क्लासिफिकेशन बोलते हैं, NYHA. इसको भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. एग्जामिनेशन कैसे करते हैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टिगेशन, स्टेजेस, और लास्ट में हम ट्रीटमेंट देखेंगे, और सारी वीडियो का कंक्लूजन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं डिफिनेशन से. हार्ट फेलियर क्या है? डिफिनेशन से हम समझते हैं. हार्ट फेलियर इज अ लाइफ लॉन्ग कंडीशन इन विच द हार्ट मसल कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन. देखिए, सबसे पहले हम चीज़ों को समझते हैं. हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का फंक्शन क्या होता है? हार्ट का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना होता है. यानी जो हमारे हार्ट में ब्लड आया है वो ब्लड हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के हर एक आर्गन तक पहुंच जाए, इतना तेज़ी से हमारा हार्ट पंप करे जिससे बॉडी के हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर एक आर्गन तक हमारा ब्लड पहुंच जाए. अगर हार्ट अच्छी तरीके से पंप नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम कर रहा है, तो हर एक पार्ट तक, बॉडी के हर एक पार्ट तक या हर एक आर्गन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा. और जब ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, मान लीजिए किडनी, फॉर एग्जांपल किडनी है, या ब्रेन का एग्जांपल ले लीजिए. अगर ब्रेन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, और जब ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, जितना ब्रेन को ब्लड की ज़रूरत है उतना नहीं पहुंचेगा, तो ब्लड से क्या होता है ये बताइए? ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. यानी हमारी बॉडी में हर एक पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो ब्लड के ज़रिए से, ब्लड के माध्यम से उस बॉडी की नीड को पहुँचाया जाता है. तब जब हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी ज़रूरत है उतनी नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा? ब्रेन काम नहीं करेगा अच्छे से. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है. तो अगर हमारा हार्ट अच्छी तरीके से पंप नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर की सिंपल डेफिनेशन, हार्ट इज़ नॉट पंपिंग वेल इज़ नोन एज हार्ट फेल. ठीक है, हार्ट की मसल इतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है जिससे हार्ट को अच्छे से पंप कराया जा सके और ब्लड जो है हर एक आर्गन तक पहुंचाया जा सके. यही है हार्ट फेलियर. सिंपल सी टॉपिक है ये. जैसे ये हमारे सामने क्या है? हार्ट है. ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. सिंपल फिजियोलॉजी हम जानते हैं, इसलिए सिंपल फिजियोलॉजी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में. लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या होता है? जब ये सिस्टोल करता है, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है वो सर्कुलेट होकर पूरे आर्गन, अरोटा के ज़रिए से पूरे बॉडी पार्ट में हमारे जाता है. ठीक है, तो ये काम करना, यानी वेंट्रिकल की मसल, या यूँ कहें कि हार्ट की मसल, ये जो मसल है हार्ट की, ये अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है. तो जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है तो इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है, ये सब जो ब्लड भरा है, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो वो ब्लड बाहर नहीं निकलेगा. क्लियर इतना? तो क्या होता है कि ये सिंपल सी डिफिनेशन देखो आप, हार्ट मसल कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड फॉर ब्लड एंड ऑक्सीजन. ठीक है, डिफिनेशन क्लियर हो गई. ये हमारे सामने एक फ़ोटो है. इसमें हमने दिखाने की कोशिश ये की है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट का फंक्शन बस इतना है कि ये पंप करके जो इसमें ब्लड आया वो उस ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में, देखिए हाथ में, दिमाग में, पैरों में, ये सारी जगह ये ब्लड को पहुंचाया गया. ये बस हार्ट का फंक्शन होता है. अगर हार्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो यहाँ ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, यहाँ बॉडी ऑर्गन में
ब्लड नहीं अच्छे से पहुंचेगा, यहाँ हाथ में पैर में ब्लड अच्छे से नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हार्ट फेलियर इसको बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इटियोलॉजी। हार्ट फेलियर की इटियोलॉजी क्या है। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है, जैसे कि हमारा हार्ट ये पंप करता है, इसको पंप करने के लिए भी ब्लड की ज़रूरत होगी। और ये ब्लड कहाँ से आता है, ये ब्लड, ये मान लीजिए हमारा हार्ट हो गया, इस हार्ट की मसल को सप्लाई करने के लिए जो आर्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये आर्टरी क्या करती है, हमारे हार्ट मसल को ब्लड प्रोवाइड करती है, जिससे इसको ऑक्सीजन मिलता है और उससे एनर्जी मिलती है और उसके बाद वो कॉन्टैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल इस कोरोनरी आर्टरी में एक ब्लॉक हो गया तो ये ब्लड आगे जाएगा नहीं, तो ये जो मसल है, ये कार्डियक जो मसल है, ये मसल काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा तो इसके अंदर, ये मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके अंदर मान लीजिए 120 ml ब्लड भरा हुआ था, फॉर एग्जांपल 120 ml ब्लड भरा हुआ था, और ये इतना पार्ट अब हार्ट मसल का काम ही नहीं कर रहा है, तो ये ब्लड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छी तरीके से पंप ही नहीं करेगा, थोड़ा सा पार्ट क्या है, रह जाएगा। और ये धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा तो पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल काम ही नहीं करेगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल काम नहीं करेगा तो इसके अंदर जो ब्लड है वो ब्लड आगे नहीं भेज पाएगा, आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब कहाँ पे, ऑर्गन में जो बॉडी टिश्यूज़ है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से बॉडी डेड हो जाएगी, वो टिश्यूज़ डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं, यानी ये लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा काम ना कर पाना, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो जाएगा, ठीक है। अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, यानी बहुत ज़्यादा BP है और वो कंट्रोल में नहीं है, उसकी वजह से भी क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो जाता है। और फिर क्या होता है, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल पे स्ट्रेन बढ़ता है। देखिए ये पूरा हमारा हार्ट है, इमेजिन करिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की ये सब क्या है, मसल्स हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल की ये मसल है, इसमें ब्लड की सप्लाई हो रही है, किससे, कोरोनरी आर्टरी से ये ब्लड की सप्लाई हो रही है इसमें। मैंने क्या बताया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर हो गई यानी ब्लड की सप्लाई थोड़ी सी रुक गई, इतने पार्ट में मान लीजिए ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, इतने पार्ट में ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा। जब ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा तो इसके अंदर जो ब्लड है, इसके अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो पूरा का पूरा पंप नहीं हो पाएगा। जब पंप नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड भरा रहेगा, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, वो आगे भेज ही नहीं पा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है, तो ये ब्लड भरने लगेगा। अब ये बताइए, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है ब्लड आता है, जब यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड भरा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया में भी ब्लड भरने लगेगा, लेफ्ट एट्रिया में भी ब्लड बनने लगेगा। लेफ्ट एट्रिया के अंदर जो ब्लड था वो आगे भेज ही नहीं पा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो लेफ्ट एट्रिया के अंदर भी ब्लड बनने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ से भी ब्लड बनने लगेगा, और उसकी वजह से लंग्स में भी ब्लड, ठीक है। और लंग्स में ब्लड कहाँ से आता है, पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी ब्लड बनने लगेगा। अब बताइए राइट वेंट्रिकल का काम क्या था, राइट वेंट्रिकल का काम ये था कि यहाँ पर जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड को पंप करके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर धक्का दे देना, भेज देना। लेकिन ऑलरेडी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या है, ब्लड इकट्ठा है, तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर भी क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, आगे भेज ही नहीं पा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। जब ये राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगा तो फिर धीरे धीरे ये क्या काम करना बंद कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल फेलियर, यानी ये राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाएगा। यहाँ प्रेशर बढ़ा, यहाँ से फिर पल्मोनरी वेन के अंदर, फिर लंग के अंदर, फिर ये सारी जो है ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी पहले लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा, बाद में कुछ दिन के बाद राइट वेंट्रिकल फेल भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये देखो, ये लाइन हमने लिखी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, ये दोनों क्या काज करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। उसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने एक चार्ट है, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी दिखाने की कोशिश की है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर आता है वो क्या 107% है, दूसरा जो है वो हाइपरटेंशन है। बाकी ये सब भी एक नज़र देख लीजिए, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, रोमेटिक हार्ट डिजीज़, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, उसके बाद कोल्ड पल्मोनरी पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, क्लियर। ये एक नज़र ये दिमाग में रखिएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, CAD, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इसकी वजह से क्या होगा, बाद में राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाएगा। आइए हम एक चीज़ समझते हैं, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। सबसे पहले इजेक्शन फ्रैक्शन हम समझते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। इजेक्शन फ्रैक्शन का एक फार्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम अपान इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम अपान इन डायस्टोलिक वॉल्यूम।
ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। और ये नॉर्मली जो होता है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50 से ज़्यादा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल है। ये देखिए 50 से 70% के बीच में है अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, अगर 41 से 49, 41 to 49 के बीच में है तो उसको माइल्ड रिड्यूस्ड बोलते हैं, MR बोलते हैं। HF हार्ट फेल्योर माइल्ड रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन अगर 40 से भी कम हो गया, 40 से भी कम हो गया तो उसको हम रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं। ये आपको समझ में आना, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निहा क्लासिफिकेशन, NYHA क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है, इसको समझ लेते हैं। निहा क्लासिफिकेशन क्या है? निहा क्लासिफिकेशन को हम 4 पार्ट में, 4 क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लियर? 4 क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। निहा क्लास 1 समझते हैं। निहा क्लास 1 क्या है कि अगर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल है, फिजिकल एक्टिविटी अगर नॉर्मल है और कोई भी सिम्टम नहीं है और नॉर्मल फंक्शनल स्टेटस है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो उसको हम निहा क्लास 1 में रखते हैं। निहा क्लास 2 में किसको रखते हैं? माइल्ड सिम्टम, थोड़ी बहुत सिम्टम हो, थोड़ा बहुत पेन वगैरह होता हो, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी में कोई दिक्कत हो। ठीक है, कंफर्टेबल एट रेस्ट, बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, निहा क्लास 3 में इसमें मॉडरेट सिम्टम होंगे। सिम्टम क्या होंगे? मॉडरेट। और यहाँ फिजिकल एक्टिविटी में यानी कोई काम करेगा तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको आएगी, लेकिन वो जब आराम करने लगेगा, रेस्ट करेगा तो कंफर्टेबल होगा। और निहा क्लास 4 में सीवियर सिम्टम होंगे, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होगी, यहाँ तक कि वो रेस्ट में होगा फिर भी उसको पेन कर रहा होगा, सीवियर लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल स्टेटस होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा निहा क्लासिफिकेशन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। क्लास 1 में कोई सिम्टम नहीं, क्लास 2 में जो है थोड़ा सा सिम्टम होगा, क्लास 3 में ज़्यादा मॉडरेट सिम्टम होगा और क्लास 4 में सीवियर सिम्टम दिखेगा। सिम्टम में क्या हो सकता है? कुछ भी, यानी पल्पिटेशन, चेस्ट पेन, डिस्पनिया, सिंकोप वगैरह। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें अगर हम, जब हम अस्कल्टेट करते हैं, स्टेज लगा के चेक करते हैं, तो उसमें हमें S3 साउंड सुनाई देता है। S3 साउंड किस में होता है? डायस्टोल में। उसमें क्या होता है? S3 साउंड हमें सुनाई देता है और क्रिपिटेशन भी सुनाई देता है, बायलेटरल क्रिपिटेशन। क्रिपिटेशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई फ्लूइड है एक जार में रखा हुआ, उसमें हम फूंक मार रहे हैं, पाइप डाल करके उसमें हम फूंक मार रहे हैं, तो जो आवाज़ गड़गड़ाहट की आती है उसी को क्रिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम अस्कल्टेट करेंगे तो S3 हमें साउंड सुनाई देगा और क्रिपिटेशन सुनाई देगा। क्लियर? और पल्मोनरी अल्ट्रेंस होगा। राइट वेंट्रिकल फेल्योर भी बाद में मैंने बताया था, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर पहले होगा, बाद में राइट वेंट्रिकल फेल्योर भी हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल फेल्योर की वजह से JVP इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ा सा मैं JVP के बारे में बता देता हूँ। देखो, यहाँ राइट वेंट्रिकल में अगर ब्लड भर गया, ज़्यादा ब्लड आ गया, ब्लड भर गया, आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? राइट एट्रियम में भी ब्लड भरने लगेगा। जब राइट एट्रियम में ब्लड होगा तो ये मिरर इमेज होता है किसके? जुगुलर वेन के। यानी जुगुलर वेन से ही अगर हमें राइट एट्रिया को चेक करना तो जुगुलर वेन को हम चेक करते हैं। तो यानी इसमें जुगुलर वेन में भी क्या होगा? ब्लड, और ब्लड ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ है इसमें, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? जुगुलर वेन में बढ़ जाएगा, हिपेटोमेगेली हो जाएगी। एसाइटिस भी होगा। एसाइटिस कैसे होगा? एसाइटिस भी होगा। अब इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है BNP लेवल, ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या NT-proBNP क्या हो जाता है? ये भी बढ़ जाता है। हम इको करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में हम इको करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या होगा? डिसफंक्शन होगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल हमें इको में दिखाई देगा कि अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, या लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो गया? काम नहीं कर रहा है, तो काम करने की कोशिश कर रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो जाता है? वो करते 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 वो हार्ट क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, या इजेक्शन फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने बताया 40% से कम हो जाता है इसमें। क्लियर? आगे बढ़ें, स्टेजेज हम पढ़ते हैं। हार्ट फेल्योर, अब जैसे अगर किसी को बताना हो तुम्हें हार्ट फेल्योर है, कौन से स्टेज में है, जिससे उसका जो है सीवियरिटी सीवियरिटी पता चलती है। हम 4 स्टेज पढ़ते हैं, स्टेज A, स्टेज B, स्टेज C, स्टेज D। स्टेज E का मतलब वो अभी रिस्क है बस कि हार्ट फेल्योर हो सकता है। स्टेज B में हार्ट फेल्योर से जस्ट पहले की कंडीशन है हार्ट, और स्टेज C में हार्ट फेल्योर हो गया है, और स्टेज D में हार्ट फेल्योर ये एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है।
स्टेज ए में किसको रखते हैं हम? एट रिस्क ऑफ हार्ट फेल्योर बट नो स्ट्रक्चरल डिजीज और सिम्टम ऑफ हार्ट फेल्योर। यानी कहने का मतलब ये है कि हार्ट फेल्योर का कोई भी सिम्टम ना नज़र आ रहा हो और स्ट्रक्चरल कोई भी डैमेज ना हुआ हो। स्ट्रक्चरल कोई भी डैमेज ना हुआ हो, यानी हार्ट के मसल में कोई भी डैमेज ना हुआ हो, लाइक हाइपरट्रॉफी वगैरह ना हुई हो कुछ, और कोई भी हार्ट फेल्योर का सिम्टम जैसे दर्द वगैरह ना हो रहा होगा, तो उसको स्टेज ए में रखते हैं। स्टेज बी में किसको रखते हैं? अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज इज प्रेजेंट, यानी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई हो लेकिन सिम्टम ना नज़र आ रहा हो, यानी दर्द, जैसे हाइपरट्रॉफी तो होगी लेकिन दर्द नहीं हो रहा है, तो उसको किस में रखेंगे? स्टेज बी में। स्टेज सी में स्ट्रक्चर भी डैमेज तो है ही, स्ट्रक्चर डैमेज है लेकिन अब क्या हो रहा है? सिम्टम भी आ रहा है, यानी पेन भी हो रहा है, पल्पिटेशन भी हो रहा है, ठीक है, सिम्टम आ गया, तो उसको क्या किस में रखते हैं? स्टेज सी में। स्टेज डी में किसको रखते हैं? सीवियर रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर, यानी कि सीवियर लेवल पे आ गया ये, ठीक है। ट्रीटमेंट देखते हैं हम। सबसे पहले तो हार्ट फेल्योर के लिए लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करवाते हैं। क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करो, वाटर का इनटेक कम कर दो। कम करने के लिए क्यों बोलते हैं? इसलिए कि ये ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम हमारे बॉडी का बढ़ जाएगा तो हमारे हार्ट को क्या ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमारा हार्ट तो पहले से बीमार है, हमारा हार्ट तो पहले से कम कह रहा है मुझे कम ब्लड ही पंप करना है, और तुम उसको जो है हार्ट के फंक्शन को और बढ़ा रहे हो पानी पिला के। तो क्या बोलते हैं हम? पानी कम देना है और सोडियम का इंटेक कम करा देना। सोडियम क्या कॉज करता था? सोडियम हाइपरटेंशन कॉज करता है। हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो रहा था? हार्ट फेलियर हो रहा था। तो हम हाइपरटेंशन को कम करेंगे ना, तो हाइपरटेंशन को कम करने के लिए हम बोलेंगे नमक कम खाना है। क्लियर? लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करा दी है। उसके बाद मेडिकेशन थेरेपी हम देते हैं। मेडिकेशन थेरेपी के लिए ABCD याद कर लो। ABCD, ए बी बोले तो ए बी ये सर्वाइवल के लिए, पेशेंट के सर्वाइव करने के लिए ये AB दिया जाता है, और CD जो दिया जाता है वो जो सिम्टम आ गया जैसे पल्पिटेशन वगैरह आ रहा है उसके सिम्टम को कम करने के लिए हम क्या देते हैं? CD देते हैं। AB का फुल फॉर्म देखते हैं। ए से ए फॉर एस इनहिबिटर, ARB। क्लियर? एस इनहिबिटर में कैप्टोपिरिल वाली जो ड्रग होती है वो एस इनहिबिटर में आती है। तो ये ड्रग हम क्या किस लिए देते हैं? ताकि पेशेंट की सर्वाइवल बढ़ जाए, पेशेंट ज़्यादा दिन तक जिंदा रहे। क्लियर? एस इनहिबिटर देते हैं, ARB देते हैं। ARB बोले तो लोसार्टन वगैरह, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे स्पाइनोलेक्टोन, ये भी देते हैं। नेफ्रोलिसिस इनहिबिटर भी देते हैं जैसे सेक्यूबिट्रिल। और AB मैंने बोला था, AB जो है ये पेशेंट को सर्वाइवल करने के लिए, ताकि उसकी ज़िंदगी बढ़ जाए, AB देते हैं। A फॉर हो गया एस इनहिबिटर, ARB एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अर्निंग। और B फॉर हो गया बीटा ब्लॉकर। B फॉर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर हम सबको पता है, लोल वाली ड्रग क्या होती है? बीटा ब्लॉकर और मेटाप्रोलोल, एग्जाम्पल मैंने एक लिख दिया है। और CD ड्रग जो देते हैं वो जो सिम्टम आया है, जो हार्ट फेल्योर की वजह से जो सिम्टम आया है, पल्पिटेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए हम क्या देते हैं? CD देते हैं। C फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज, डिजॉक्सिन देते हैं। कौन सी ड्रग? डिजॉक्सिन। D फॉर डायूरेटिक। डायूरेटिक का काम क्या होता है? पानी को हमारी ब्लड से पानी को निकाल के पेशाब के रास्ते से बाहर कर देना, यूरिन के रास्ते से बाहर कर देना। उसके लिए कौन सी ड्रग है? सबसे अच्छी दवा जो है फ्यूरिसेमाइड आती है, फ्यूरिसेमाइड। क्लियर? डायलेटर भी देते हैं, डायलेटर जैसे नाइट्रेट होगा। ये फटाफट हम क्या कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ऑफ हार्ट फेल्योर। सबसे पहले पॉइंट क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर क्या है? CAD। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकल फेल्योर इज लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। एक केस है, इफ रिस्क फैक्टर इज प्रेजेंट, इको कराया गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। तो हार्ट फेल्योर का स्टेज कौन सा होगा? आप बताओ। मैंने समझाया था कि रिस्क फैक्टर अगर नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, इको कराने पे नॉर्मल है हार्ट, तो क्या कौन सा स्टेज होगा? A होगा। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है और एसिम्प्टोमेटिक है तो कौन सा स्टेज होगा? B होगा। ये बताया था ना मैं पीछे, तो ये हार्ट स्टेज B होगा। ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं? ABCD। AB सर्वाइवल के लिए देते हैं और CD क्या कर? डिक्रीज सिम्टम के लिए देते हैं। A फॉर एस इनहिबिटर, B फॉर बीटा ब्लॉकर। एस इनहिबिटर पिरिल वाली ड्रग होती है, बीटा ब्लॉकर में लोल वाली ड्रग होती है।